एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंसु 11th सन ऑफ गॉड से कहता है कि मैं भी यहाँ पर क्लाउड क्लिफ कार्विंग के बारे में जानने आया हूँ। क्यों, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ? क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि ये जगह तुम्हारे फैमिली से बिलोंग करता हो? ये सुनकर 11th उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या तुम भी इसके बारे में जानना चाहते हो? मजाक मत करो यार, भूल भी जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर देखना भी नहीं चाहता हूँ। अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। ये बोलकर वो जाकर होली मेडन को बताने लगता है कि मैंने इसके बारे में कई सालों तक पढ़ाई किया है और यूएस सेट के कुछ एंसेस्टर को छोड़कर क्लाउड क्लिफ कार्विंग स्टोन के बारे में मुझसे ज्यादा और कोई भी नहीं जानता है। ये बोलकर वो उसे बताना शुरू करता है और वो उसे एम्पायर के बारे में, किंग के बारे में, कैलीग्राफी के बारे में बताने लगता है। तभी किंसु कहता है क्या जो सबसे अच्छा लिख सकता है क्या वही छोड़कर गया है? क्या तुम सच में इस बात पर विश्वास करते हो? ये सुनकर 11th काफी इरिटेट होने लगा होता है और वो गुस्से में उससे कहते हैं कि हम दोनों कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं, इसमें अपना टांग मत अड़ा। किंसु कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ? तुम तो सिर्फ फालतू की बकवास कर रहे हो और होली मेडन को मिसलीड कर रहे हो। ये सुनकर वो कहता है तुम तो एक अनएजुकेटेड मैन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी सन ऑफ गॉड पर क्वेश्चन करने की? तुम बोल रहे हो कि मैं बकवास कर रहा हूँ? लगता है कि तुम्हें बहुत ही कुछ पता है। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम्हें होली मेडन को सब कुछ बता दो। ये सुनकर वो 11th को धक्का मारकर हटाकर उससे कहता है ध्यान से सुनना। ये बोलकर वो बताना शुरू करता है कि दरअसल यूनवा रॉक कार्विंग तुम्हारे याओची सेक्ट से रिलेटेड है। ये तुम्हारे याओची सेक्ट के एक होली मेडन का काम है जो हजारों साल पुराना है। ये सुनकर वो थोड़ी सी चौंकते हुए पूछती है कि क्या तुम कोई गलती तो नहीं कर रहे हो ना? वहीं पर ये सब सुनकर सेंटिस का भी दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है और वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ फालतू की बकवास कर रहा है। याओची का 10,000 साल पुराना रिकॉर्ड में ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा है। ये सब सुनकर 11th भी कहता है कि किंसु का वर्ड पूरी तरह से अनट्रस्टवर्दी है, उसके बातों पर विश्वास करके अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। एक होली मेडन कैसे हेवन के मिस्ट्री को एक्सप्लेन कर सकती है? तभी किंसु 11th का मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या मैंने तुमसे पूछा? ये बोलकर वो फिर से बताना शुरू करता है कि 1000 साल पहले याओची में फेरी बिक्सी नाम की एक होली मेडन थी जो कि याओची से मिसिंग थी। उस वक्त फेरी बिक्सी जोंगयांग स्क्रिप्चर जो कि तुम्हारे याओची के 5 स्क्रिप्चर में से एक है उसे लेकर चली गई थी। ये सुनकर वो कहते हैं कि वो स्क्रिप्चर तो अभी तक मिसिंग है जो कि हमारे याओची सेक्ट के लिए थोड़ी सी दुख की बात है। वहीं पर वो आगे बताता है कि फेरी बिक्सी युवा सेक्ट के मास्टर से प्यार करती थी, लेकिन कुछ समय के बाद युवा सेक्ट के मास्टर अपने दाव को परस्यू करने के लिए फेरी बिक्सी से दूर होते चले गए थे, लेकिन फाइनल रिजल्ट ठीक नहीं था। शायद उनका हार्ट का डीमन गायब नहीं हुआ था और वो कल्टीवेट करते करते एक डीमन में बदल गए थे और इवेंचुअली मारे गए थे। जब फेरी बिक्सी को इसके बारे में पता चला था तो उसका दिल टूट गया था और वो काफी ज्यादा उदास हो गई थी और वो अपने सैडनेस को दिखाने के लिए ये युवा रॉक कार्विंग बनाई थी। ये सब सुनकर 11th ताली बजाते हुए कहता है कि 11th सन ऑफ गॉड कल्टीवेशन में तो गधा है लेकिन कहानी सुनाने में तो सबका नानी है। लेकिन किंसु उसके बातों को इग्नोर करते हुए मेडन से पूछता है कि क्या तुम्हें भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रही है? वो कहते हैं कि फेरी बिक्सी सच में अचानक गायब हो गई थी और लेजेंड भी कहते हैं कि वो प्यार में थी, लेकिन याओची के रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी मेंशन है ही नहीं। तभी 11th कहते हैं कि इसका ओरिजिन चाहे जो भी हो लेकिन इसने जो कहानी बनाया है वो तो सिर्फ एक कहानी ही रहेगा और हमें ये समझना है कि आखिर दाव के आगे क्या है। ये सब सुनकर सेंटिस कहते हैं कि 11th जो कह रहा है वही सच है। वहीं पर 11th कह रहा होता है कि अगर मैं सच बोलूं तो 20 साल के इनलाइनमेंट के बाद मुझे पता चला है कि यूनवा स्टोन में एक सेट ऑफ पाल्म टेक्निक लिखा हुआ है और मैंने उसका 1/3 हिस्सा भी सीख लिया है और कुछ ही टाइम में मैं उसे पूरा भी सीख लूंगा। ये सब सुनकर सेंटिस कहते हैं कि 11th सन ऑफ गॉड सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है और ये युवा सेट के सन ऑफ गॉड पोजीशन के लिए भी बिल्कुल वर्दी है। और किंसु की तरफ इशारा करते हुए कहती है किसी और की तरह नहीं जो कि सिर्फ कहानियां बताता है। वहीं पर 11th कहता है कि मैं सिर्फ कहता ही नहीं हूँ बल्कि मैं करके भी दिखाता हूँ। ये बोलकर वो उस पाल्म टेक्निक को परफॉर्म करके दिखाता है जिसमें से बहुत ही कम मात्रा में थंडर को वो क्रिएट कर पाता है। ये देखकर मेडन कहते हैं कि ये एक विजन द्वारा अकम्प्लिश किया जाता है और अभी इसका विजन थोड़ा सा वीक है बट ये पूरी तरह से यूनवा रॉक के ओरिजिन को इलस्ट्रेट करता है। वहीं पर वो अपना पाल्म टेक्निक को दिखाकर कहता है कि ये तो सिर्फ 1/3 हिस्सा है जो मैंने अभी तक सीखा है और वो किंसु का मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या तुमने वो देखा? इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? ओ मैं तो भूल ही गया था, तुमसे पूछने का कोई फायदा तो होने वाला है नहीं क्योंकि तुम्हें ये सब कहाँ समझ में आता है। तभी किंसु कहता है अगर मैं सच बोलूं तो वो सच में एक गार्बेज था। तुमने जो परफॉर्म करके दिखाया है उसे 1/3 नहीं बल्कि 1/10 बोलना भी झूठ होगा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है। वहीं पर किंसु कहता है तुमने 20 साल में सिर्फ इतना ही सीखे हो, अगर मैं तुम्हारे जगह पर होता तो शर्म के मारे खुद को मार चुका होता। ये सब सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क चुका होता है और वो चिल्लाने लगा होता है कि तुम तो काफी ज्यादा घमंडी, गवार और अनस्किल हो, इसलिए तुमसे तो कुछ बोलना होपलेस होगा। उसे इतना ज्यादा गुस्सा देकर वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है। वहीं पर सेंटिस किंसु की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वो तो बहुत ही बड़ा गधा है। वहीं पर 11th कहता है कि हम सबको पता है कि तुम किस तरह के इंसान हो, तुम ये फैक्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो कि तुम इनकम्पिटेंट हो। तुम बोल रहे हो कि मैं स्लो हूँ, क्या तुम्हारे पास एबिलिटी है इसे पूरा सीखने के लिए? मुझे तो शक है कि तुम इस रॉक पर लिखे हुए एक वर्ड को भी समझ नहीं पा सकते हो। किंसु कहता है ठीक है यार, मैं तुम लोगों को दिखाई देता हूँ। ये बोलकर वो बताता है कि यूनवा रॉक पर जो टेक्निक लिखा हुआ है उसका नाम क्लियर स्काई थंडरबोल्ट पाल्म है। ये सुनकर 11th कहता है कि तुम सिर्फ फेंक रहे हो। किंसु उसके बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों को पहला स्टाइल करके दिखाता हूँ। ये बोलकर वो उसका यूज करके वहाँ पर थंडर ला देता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और काफी ज्यादा हैरान भी हो गए होते हैं।
वहीं पर किंसु कहता है कि क्लियर स्काई थंडरबोल्ट पाल्म में टोटल 7 स्टाइल है। आज मैं तुम लोगों को सभी 7 के साथ रिहर्स करके दिखाता हूँ ताकि तुम लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाए। ये बोलकर वो एक एक करके सभी के सभी स्टाइल को रिहर्स करके उन्हें दिखा देता है। ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं सभी के सभी दंग रह गए होते हैं। वहीं पर किंसु 11 से कहता है कि क्या तुम्हें अब समझ में आ गया ना। ये सुनकर 11 काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट हो गया होता है और काफी ज्यादा चौंक भी गया होता है और वो अभी भी कह रहा होता है ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। किंसु कहता है क्यों, क्या मैं दोबारा करके दिखाऊं? और मेडेन से कहता है कि इस तरह के लोग हार स्वीकार करते ही नहीं है। क्या अब तुम्हें विश्वास हो गया है कि ये क्लिफ स्टोन फेरी वृक्ष छोड़कर गई है? तभी 11 काफी गुस्से में उसके तरफ आते हुए कहता है कि तुम जरूर ये पहले से प्रैक्टिस किए होगे, नहीं तो तुम्हारे इतने सालों के परफॉर्मेंस को देखते हुए तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम जरूर एडवांस में ही इसे सीक्रेटली प्रैक्टिस कर लिए होगे और फेरी वृक्ष वाला कहानी बनाकर होली मेडेन को डिसीव करने की कोशिश कर रहे हो। किंसु उसका हाथ हटाते हुए कहता है अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम इसके बारे में क्या कहते हो? ये बोलकर वो इस स्टोन पर अपना थंडरबोल्ट से हमला कर देता है जिससे वो स्टोन डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसमें से उनका वही याओची सेट का झोंगयान सूत्रा निकलता है। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं कि ये तो असली वाला है। किंसु उसे मेडेन को देते हुए कहता है क्या ये रियल है? ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरानी से कह रही होती है कि ये तो सच में असली है। अब इसके वजह से हमारे पांचों स्क्रिप्चर फिर से एक साथ आ जाएंगे, प्लीज किंगियर का वर्शिप एक्सेप्ट करो। वहीं पर वो सेंटेंस भी ना चाहते हुए भी उससे कहती है कि मैं गलत थी, कुछ देर पहले जो कुछ भी मैं कही थी उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम एक स्लटी पर्सन बिल्कुल भी नहीं हो, प्लीज मेरा वर्शिप एक्सेप्ट करो। लेकिन वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए मेडेन को अपने पास लाते हुए कहता है तो तुम्हारा नाम किंगियर है, अब से मैं तुम्हें सिस्टर किंगियर बुलाया करूंगा। ये देखकर सेंटेंस का दिमाग फिर से और भी ज्यादा खराब होने लगा होता है और वो अपना तलवार निकालते हुए कहती है कि अभी मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा मैं उसे वापस लेती हूँ। वहीं पर किंसु 11 से पूछता है कि क्या तुम्हें अब गुस्सा आ रहा है? ये देखकर उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो चुका होता है और वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा होता है, इसलिए वो गुस्से में अपने पैर को पटकता है जिसके कारण वहाँ पर बचा हुआ स्टोन का टुकड़ा उसी के ऊपर गिर जाता है। ये देखकर किंसु उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शर्म के मारे वो अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहा, इसलिए वो शायद अपने आप को दफनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर 11 बहुत ही गुस्से में निकलता है और अपने मन में कहता है कि किंसु तुम बस इंतजार करना। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर किंसु उसे बाय बाय कहता है और किंगियर को अपने साथ हैंगआउट करने के लिए इनवाइट करने ही वाला होता है कि सेंटेंस उसे ले जाते हुए कहती है मुझे माफ कर देना, बट इन्हें जाकर स्क्रिप्चर के बारे में रिपोर्ट करना है। ये बोलकर वो उसे लेकर चली जाती है। वहीं पर सिस्टम उससे कहता है कि साइन इन लोकेशन रिफ्रेश हो गया है और अगला साइन इन जगह है दोंगयू ग्रैंड सेरेमनी। ये सुनकर वो कहता है इसका नाम सुना सुना तो लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा है, लगता है कि किसी से पूछना पड़ेगा। ये सोचकर वो वहां से जंप करके वहां से जाने लगता है और कहता है तो ये है बॉडी कल्टीवेशन का लेवल 4, अभी मैं उड़ तो नहीं सकता हूँ लेकिन चलने से तो अच्छा ही है। यही बोलकर वो वहां से जाने लगा होता है लेकिन कोई उसका पीछा कर रहा होता है। वहीं पर वो जंप करके युवा गेट के अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी कोई वहां पर आकर उसका पैर पकड़ लेता है जिसके कारण वो वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर किंसु चिल्लाने लगा होता है आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई सन ऑफ गॉड पर हमला करने की। वहीं पर वो बंदा उठते हुए कहता है कि ये मैं हूँ लॉगो। उसका नाम सुनकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि उसका मतलब होता है कुत्ता। वो उससे पूछता है क्या तुम एक डीमन डॉग हो? वो बंदा कहता है क्या डीमन डॉग, ये मैं हूँ गावन सैंग। उसका नाम सुनकर वो सोचता है कि इस बॉडी की मेमोरी के अकॉर्डिंग ये बंदा ओरिजिनल ओनर का दोस्त है, इसका मतलब ये कोई अच्छा बंदा नहीं है। इतना सोचकर वो उससे पूछता है क्या हुआ, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? वो बंदा बताता है कि आप बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। दरअसल ओरिजिनल ओनर किंसु पूरा का पूरा कचरा का डब्बा था, वो कोई भी कल्टीवेट वल्टीवेट नहीं क्या करता था लेकिन वो बीस्ट गर्ल डीमन गर्ल सभी तरह की लड़कियों के साथ सिर्फ मजा ही करता रहता था। इसलिए कुछ सन्स ऑफ गॉड किंसु को मजा करने के लिए बीस्ट गर्ल डीमन गर्ल लाकर दिया करते थे और उसके बदले वो लोग किंसु से सेट का ट्रेजर को चोरी करवाया करते थे और ये गाँव इनमें मिडिल मैन का काम किया करता था और अच्छा खासा पैसा छापा करता था। और एक बार वो लोग मदर ऑफ गॉड के स्टैचू को चोरी करवाए थे लेकिन वो लोग उन्हें संभाल नहीं पाए थे जिसके कारण वो स्टैचू टूट गया था और इसका ब्लेम वो लोग किंसु पर ही डाल दिए हैं। वहीं पर गाँव उससे कहता है कि मून डायनेस्टी का 7th प्रिंस आपके लिए एक मैसेज भेजा है कि जल्दी से जल्दी डिवाइन ग्लोरी का 3 आइटम लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैंने तुम्हें जो फेरी बटरफ्लाई दिया है मजे करने के लिए वो भी वापस ले लूंगा। ये सब सुनकर किंसु कहता है ये तो काफी ज्यादा इरिटेटेड है। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है। ये देखकर वो पूछता है आखिर आप जा कहाँ पे रहे हैं, आपको जल्दी से एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा। वो 7th प्रिंस काफी ज्यादा एरोगेंट और डोमिनियरिंग है, अगर आप उसे एक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं देते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और आप बाकी के सन ऑफ गॉड से बिल्कुल अलग है, आपके पास तो कोई भी कल्टीवेशन बेस है ही नहीं। अगर वो आप पर हमला कर देता है तो आप क्या करेंगे, आपके पास फाइट वेक करने का पावर तो है ही नहीं। ये सुनकर किंसु उस पर अपना थंडरबोल्ट से हमला करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं फाइट बैक नहीं कर पाऊंगा। और यही बोलने के साथ इस एपिसोड की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।